हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूथ पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम सामान्य विज्ञान के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग बायोलॉजी का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बायोलॉजी का 3 पार्ट पूरा किया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अंतर्ग्रंथ वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग गुजरता है। तो यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होता है, तंत्रिका का आवेग गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन, लार श्रावण और क्रमकुंचन जैसी अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं वह किससे नियंत्रित होती हैं, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरु शीर्ष। इसको हम लोग मेडुला ऑब्लोगाटा भी बोलते हैं। और यह जो है वह पश्च मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क है हम लोग का, उसका एक हिस्सा है, जो कि श्वसन, रक्त वाहिकाओं के कार्य तथा जितने भी अनैच्छिक कार्य होते हैं उनको क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट होता है उसमें क्या होता है, सूचना प्राप्त होता है। तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होता है। किससे सूचना प्राप्त होता है? तो डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होता है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। जो न्यूरॉन कोशिका होती है उनका क्या काम होता है? तो उनका काम होता है कि वो मस्तिष्क से जो सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान एवं उनका विश्लेषण करें। हमारा अगला प्रश्न है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो पेशी तंत्र का कौन सा भाग जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो वह है अस्थिबंध। कौन सा है? अस्थिबंध जो है वह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आगे देखते हैं। टेंडन भी जो है वह एक प्रकार का कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। और जो अस्थि है वो भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो जो कॉर्निया होता है वह प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो यह सिकुड़ जाता है और आँख के अंदर कम प्रकाश को जाने देता है। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र का जो मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक जो इकाई होता है वह न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स का हिस्सा नहीं है? तो जो शंकु होता है वह न्यूरॉन्स का हिस्सा नहीं होता है, जबकि कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष एवं शाखिका ये सभी जो है वो न्यूरॉन्स का हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो जो पोन्स होता है वह मानव के मस्तिष्क का भाग होता है। पोन्स जो है वह मानव मस्तिष्क का क्या होता है, भाग होता है। यह पोन्स ब्रेन के या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। जो ब्रेन या अनुमस्तिष्क जो होता है उसके दोनों भागों को आपस में कौन जोड़ता है? तो पोन्स जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? जो पश्चमाभी मांसपेशियां हैं वह मानव आँख का जो है एक हिस्सा नहीं है, जबकि जो पुतली है, कर्णवर्त है और कर्निया है यह सभी क्या है, ये मानव आँख का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मेरुरज्जु है। आगे बढ़ते हैं।
मेरुरज्जु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेडुला ऑब्लोगाटा का जो पिछला भाग होता है, पिछला भाग मेरुरज्जु का बना होता है। मेडुला ऑब्लोगाटा का पिछला भाग किसका बना होता है? तो यह मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुरज्जु का धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं को उनके डेंड्रान्स एवं न्यूरोमिन्स प्रवर्धों का, जबकि श्वेत पदार्थ मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं एवं और न्यूरोमिल्स प्रवर्धों का बना होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है एवं समन्वय करता है तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? इसको शाखिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शाखिका बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं? तो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। मेरु तंत्रिका कितना होता है? तो 31 जोड़ी होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो जो मज्जा होता है वह सांस लेने को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। लेंस जो होता है वह क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है तथा रेटिना पर उसको केंद्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाए जाते हैं। तो यह जो है माइलिनीकृत एक्सोन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह किसमें होता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अग्र मस्तिष्क में विचारों का जो है वो संग्रह किस में होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है? तो मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है? तो जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है, यानी तापमापी निहित होता है। अगला प्रश्न है, सूत्र युग्मन और द्रुमाशय किससे संबंधित है? तो यह जो है वो स्नायु कोशिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय का धड़कना। यह एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है, जबकि यह एक अनैच्छिक क्रिया है। बाकी कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना, ये सब क्या है? ये सब ऐच्छिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? तो ईसीजी जो होता है वह हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को क्या करता है? महसूस करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो जो ईसीजी होता है वह हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ईसीजी से शरीर के हृदय की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दबाव, लार एवं उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो है वो मेडुला ऑब्लोगाटा के द्वारा नियंत्रित होता है। ये सभी जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अनुमस्तिष्क जो है इन सारे कार्यों के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमित
नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो जो सेरिब्रम जो होता है वह बुद्धि, स्मृति एवं भावनाओं का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, हमारी आँखों में लेंस का काम है। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? तो आँखों की फोकस दूरी को बदलना। जो लेंस का काम होता है क्या होता है? आँखों की फोकस दूरी को बदलना। अगला प्रश्न है, रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्तिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो कॉर्निया और रेटिना जो होता है वह शरीर के आँख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव की आँख में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मानव का जो आँख होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग सामंजस्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सामंजस्य के नाम से। अगला प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखें कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने की वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? तो जो निकट दृष्टि दोष है वह आँख का एक विकार है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह शरीर के कुल वजन का 2% होता है। कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2% होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो जो ऑप्शन ए है वह सत्य है। ऑप्शन ए में क्या है? रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है। यह बिल्कुल सही है, जबकि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। यह गलत है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। यह भी गलत है। और रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब अधर्व होता है। यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है वह सही नहीं है। जैसे कि यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25%। यह गलत है। जबकि यह पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। यह बिल्कुल सही है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित है। यह भी सही है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स होता है। यह सही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि का जो संवेदन होता है वह 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? तो इसके लिए जो अंग जिम्मेवार होता है वह है मेरुदंड। कौन सा? मेरुदंड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। यह जो है वह, इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुख्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जो है वो शंकु कोशिकाएं, यह वर्ण दर्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव जो मस्तिष्क होता है वह 1200 से 1400 ग्राम का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क जो है वो मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांसपेशियों के घुमाव व
नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो जो सिलियरी बॉडी होता है, सिलियरी बॉडी, वह आँखों को लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस ऊतक होता है, वो किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग का प्रकृति होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेग का जो प्रकृति होता है कैसा होता है? विद्युत रासायनिक होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुतली। जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुतली डैश का एक हिस्सा है। पुतली किसका हिस्सा है? तो पुतली जो है वह आँख का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है मज्जा। अगला प्रश्न है, डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्यूरॉन्स एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उनको दूमिकाएँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूमिकाएँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता आदि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र पे जो रेटिना बनता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, डैश एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो पुतली जो है वह प्रकाश के मार्ग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। प्रमस्तिष्क जो है वो मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? तो जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ए और डी। ए में क्या है? मेढक का कुदकना एवं हाथ से लिखना। इसमें क्या होता है? स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है वो क्रियान्वित होती हैं। अगला प्रश्न है, पिन्ना डैश का बाह्य भाग है। तो पिन्ना जो है वो कान का बाह्य भाग होता है। कान के बाह्य भाग को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? जो पिन्ना होता है वह आसपास की ध्वनि को ग्रहण करता है और यह कान का एक हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? तो रॉड और कोन जो है वो आँखों में पाए जाते हैं और यह जो है वो रंग से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शंकु के आकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो ऐसा करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है,
कॉर्टी अंग का संबंध डैश से है। कॉर्टी अंग का संबंध किससे है? तो यह जो है वो सुनने से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऑडिटोरी जो है वह डैश से संबंधित है। ऑडिटोरी किससे संबंधित है? तो यह जो है वो सुनने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम का दूसरा नाम जो है वो कर्णपटही झिल्ली है। कर्णपटही झिल्ली है। अगला प्रश्न है कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो जो कॉक्लिया है वह ध्वनि संकेतों किसमें बदलता है? विद्युत संकेतों में बदलता है। अगला प्रश्न है मानव कान का किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? जो कर्णपटही झिल्ली होता है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ऑल्फैक्टरी शब्द है वह गंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहते हैं? एक न्यूरॉन की कोशिका रखना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोमा कहते हैं।